दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम आप लोग को बताएंगे कि क्लास 10th में जो फिजिक्स के विद्युत धारा का प्रभाव चैप्टर है, उसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है, या इसको हम दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम भी कह सकते हैं, या इसका एक और नाम और है मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम। यानी स्क्रू नियम भी आप जब इंटरमीडिएट में जाएंगे तो वहाँ आप पढ़ेंगे कि मैक्सवेल का पेंच स्क्रू नियम बताइए या कार्क स्क्रू नियम क्या है, तो यही नियम वहाँ भी है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है, इसमें हमें यही बात बतानी होती है कि जो किसी भी धारावाही चालक में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो क्या होती है। तो इसके नियम के अनुसार यदि हम क्या करें, किसी धारावाही चालक को क्या करें, किसी धारावाही चालक को हम इस प्रकार पकड़ें कि जो हमारा अंगूठा हो, जो हमारे दाहिने हाथ का अंगूठा हो, वो क्या करे, यदि वो उस विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। मान लीजिए हमारा हाथ है, ये क्या है, एक धारावाही चालक है। इसको हम क्या करें, इस प्रकार से पकड़ें कि जो हमारा ये अंगूठा है ये विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तो ये जो हमारी अंगुलियां हैं इसके चारों तरफ जो लिपटी हुई हैं, ये क्या करेंगी, इसके चुंबकीय क्षेत्र, इस धारावाही चालक में जब क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो इसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यदि धारा की दिशा क्या है, ऊपर है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, इस दिशा में होगा। यही हमारा क्या है, दाहिने हाथ के अंगुष्ठ का नियम है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि यदि किसी धारावाही चालक को हम अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े कि जो हमारा अंगूठा है, दाहिने हाथ का जो अंगूठा है, वो विद्युत धारा यानी आई की दिशा को प्रदर्शित करे। यानी मान लीजिए धारा क्या है, विद्युत धारा ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, तो हम जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो जो हमारी अंगुलियां इससे लिपटी हुई हैं, इसी दिशा में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यानी ये राउंड में इस प्रकार से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र इस धारावाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न होगा। यही हमारा क्या है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, या इसको हम मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं अगला टॉपिक कि यदि हम क्या करें, किसी धारावाही चालक को क्या करें, गोल कर दें, यानी उसका एक वृत्ताकार पास बना दें या लूप बना दें, तो उसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा। चलिए अब समझ लेते हैं कि विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता। अभी तक हमने पढ़ा था कि यदि कोई चालक क्या हो, सीधा हो, कोई चालक तार विद्युत धारावाही हो क्या हो, सीधा हो, तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि यदि इसको क्या करें, इसी तार को क्या कर दें, मोड़ के एक वृत्ताकार आकार दे दें, यानी इसको क्या कर दें, हम एक गोलाकार आकार में बदल दें इस प्रकार से, तब क्या होगा, इसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, इसको इस हेडिंग में, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि क्या होता है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और वो क्या करता है, अपने पास रखी किसी भी चुंबकीय वस्तु को क्या करता है, विचलित करता है। आपने पढ़ा होगा पिछले हेडिंग में कि जो हमारा चुंबकीय सुई होता है, जिससे हम क्या करते हैं, दिशा ज्ञात करते हैं, यदि इसको क्या करें, किसी धारावाही चालक के समीप रखते हैं तो क्या होती है, वो क्या होती है, विचलित हो जाती है, यानी वो अपनी जो पूर्व स्थिति होती है उससे क्या होती है, इधर उधर हट जाती है। तो यही क्या होता है, वो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। तो इसको हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे क्या कि यदि उसको क्या करें, उसी तार को क्या करते हैं, एक वृत्ताकार आकार दे दें, तब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी तार में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके क्या होता है, प्रत्येक पॉइंट पे क्या होता है, वो उत्पन्न होता है। तो मान लीजिए हमारा एक पॉइंट यहाँ पे है, हम क्या करते हैं, केवल एक पॉइंट पे समझने का प्रयास करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होता है। मान लीजिए हमारा एक पॉइंट यहाँ, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से इसके चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जिसको हम कहते हैं, या चुंबकीय बल रेखाएं, ये क्या होती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। और आप जानते हैं कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद
नहीं करती हैं और ये हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ही गति करती हैं। तो आप जब देखेंगे इनमें अगर ध्यान से, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये क्या होंगी, इस वृत्ताकार पास में। ये ऐसा नहीं है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जब दूर जाता है जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके पॉइंट से जब क्या होती है रेखाएं दूर जाती हैं, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है धीरे धीरे क्या होता है दुर्बल हो जाता है, कमजोर पड़ने लगता है। यदि हम क्या करें इन चुंबकीय रेखाओं को क्या करें ऐसे बढ़ाते हुए जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब हम इस वृत्ताकार पास के क्या पहुंचेंगे, एकदम केंद्र के पास पहुंचेंगे, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्या है एक सीधी रेखा में प्रतीत, यानी हमें दिखाई पड़ेंगी कि क्या है वो एक सीधी रेखा में एकदम से प्रतीत होने लगेंगी, ये एक दूसरे के समांतर। हालांकि ऐसा होता नहीं है। आप लोग जानते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो क्या होते हैं नॉर्थ पोल से, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और वो फिर घूम के दक्षिणी ध्रुव में क्या होती हैं आके प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन हमें क्या होता है उसमें ऐसा प्रतीत होने लगता है क्योंकि वो क्या होता है वो अपने मुख्य पॉइंट से क्या होता है काफी दूर होता है, इसलिए इस वृत्ताकार पास के केंद्र के पास हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्या है एक सीधी रेखा में गति कर रही हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो इस प्रकार जो हमारा क्या होता है प्रत्येक चुंबकीय क्षेत्र होता है इस, अब देखिए ये हमारा 2 पॉइंट हुए। इसी प्रकार यदि यहाँ पे कोई एक चुंबकीय क्षेत्र पॉइंट लें या इसके चारों तरफ रेखाएं खींचे, तो भी क्या होगा ये केंद्र पे ऐसा हमें लगेगा कि ये जो रेखाएं हैं वो क्या है एकदम सीधी लाइन में गति कर रही है। तो इसके कारण जो हमारा क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है, यदि हम क्या करें, ये क्या है एक कुंडली के रूप में होती है। तो यदि हम क्या करें किसी भी धारावाही चालक में जो हमारा कुंडली होता है, यदि उसको हम क्या करें एक ही राउंड में घुमाएंगे तो उसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा कम होगा। लेकिन यदि उसी तार को हम क्या करें एक कुंडली का आकार दे दें, यानी बार बार उसी के चारों तरफ क्या करें उसको हम घुमा देंगे, तो उसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा बहुत ही ज्यादा प्रबल होगा, यानी मजबूत होगा। यही हमारा क्या है कि यदि किसी विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, यदि उसमें फेरों की संख्या क्या होगी ज्यादा होगी तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा अधिक प्रबल होगा। और यदि फेरों की संख्या कम होगी या एक ही होगी तो उसके द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा बहुत ही कमजोर होगा, दुर्बल होगा। तो यही था हमारा विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब चलिए देख लेते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्रणालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। पहले चलिए अब समझ लेते हैं कि प्रणालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। इससे पहले हम सीधे धारावाही चालक में प्रवाहित चुंबकीय क्षेत्र पढ़े और एक वृत्ताकार पास में प्रवाहित चुंबकीय क्षेत्र पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कि क्या करें एक प्रणालिका ले लें। अब प्रणालिका क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं कि पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार को बेलन की आकृति में अनेक फेरों वाली कुंडली को प्रणालिका कहते हैं। यानी आप एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लीजिए और उसको बेलन के आकार में, बेलन आप लोग जानते हैं ना एक डंडे के आकार में, क्या करें उसको हम एक कुंडली का आकार दे दें, यानी कई राउंड उसको क्या कर दें हम उसके चारों तरफ, उसी बेलन के चारों तरफ क्या कर दें हम उसको हम क्या करें लपेट दें, उसके चारों तरफ क्या करें एक कुंडली बना दें। तो इस प्रकार जो बनी आकृति होगी यही हमारी क्या कहलाती है परिनालिका कहलाती है। अब हम क्या करेंगे इसमें हमें बताना है कि जो प्रणालिका होता है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम बैटरी जोड़ते हैं जिसके द्वारा क्या करेंगे इसमें हम करंट को प्रवाहित करेंगे। इसमें हमने क्या किया एक बैटरी को जोड़ दिया, इसमें हमने एक स्विच लगा दिया जिसको हम की मतलब बटन। अब हमने क्या किया इसमें विद्युत धारा को क्या किया प्रवाहित किया इस दिशा में। आप लोग जानते हैं कि जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो हमेशा धनात्मक दिशा से ऋणात्मक यानी धन टर्मिनल से होते हुए क्या होता है बैटरी के ऋण वाले टर्मिनल पे आके फिर उसमें बैटरी में प्रवाहित होता रहता है। इसी प्रकार से ये चलता रहता है।
यानी ये इसी प्रकार से क्या होगा, चलता वो आएगा और बैटरी के ऋण टर्मिनल में प्रवेश करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन धन टर्मिनल से होते हुए इस प्रणालिका से गुजरेगा। तो जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, इसके चारों तरफ, इस प्रणालिका के चारों तरफ क्या होगा, एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये तो आप लोग जानते हैं। वो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा यही हमें बताना है। तो चलिए इसको हम बताते हैं। पहले इसको हम ऊपर कोई यहाँ थोड़ा सा ये देखिए, इसमें जब हम विद्युत धारा को प्रवाहित किए तो क्या होगा, इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चूंकि ये जो हमारी प्रणालिका है ये क्या है, इसका एक सिरा क्या होता है नॉर्थ पोल और दूसरा सिरा क्या होता है हमारा साउथ पोल। एक सिरा प्रणालिका का उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करेगा और दूसरा सिरा क्या करेगा, दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करेगा। और जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो आप लोग जानते हैं, वो क्या होता है हमेशा किसी भी चुंबक के नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव से क्या होती है, निकलती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और इसके चारों तरफ घूमते हुए ये फिर पुनः आ जाती हैं उसके दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं। इस प्रकार से, और इसके अंदर भी ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रवेश की तो अंदर यहाँ पे ये रेखाएं नहीं जाती हैं। ये क्या होता, उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और घूमते हुए दक्षिणी ध्रुव से में क्या होंगी, प्रवेश कर जाएंगी। इसी प्रकार दूसरी एक रेखा है विद्युत चुंबकीय, इसको हम क्षेत्र रेखा कहते हैं, विद्युत बल रेखा कहते हैं। ये भी क्या होगा, उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और दक्षिणी ध्रुव में। इस प्रकार से इसके चारों तरफ क्या होगा, एक चुंबकीय बल रेखाओं की आकृति बनेगी। इसको हम पहले आपको बता दे रहे हैं। ये हमेशा इसके उत्तरी ध्रुव से ही निकलेंगी, यह बात आप नोट कर लीजिए। और वो आप लोग जानते हैं कि जो हमारी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो क्या होगा, जब ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके चारों तरफ ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी, उत्पन्न होंगी। तो अब देखिए, ऐसा आप प्रणालिका के भीतर एक कंडीशन ऐसी उत्पन्न होती है कि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक दूसरे के पैरेलल प्रतीत होती हैं। पैरेलल मतलब समांतर, समान अंतर पर। और आप जानते हैं जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, समान अंतर पर होंगी, समांतर होंगी एक दूसरे के, तो जो चुंबकीय बल होगा इसके भीतर, इस प्रणालिका के भीतर जो चुंबकीय बल होगा वो क्या होगा, वो भी समान ही होगा, वो भी क्या होगा, समान होगा। और ऐसा होता है कि जो प्रणालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। इसी कारण से उसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो भी क्या होता है, एक समान होता है और बहुत ही क्या होता है, प्रबल होता है। क्योंकि इस कुंडली के भीतर में रहता है तो वो क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रबल होता है। और इसका उपयोग हम क्या करते हैं, एक विद्युत चुंबक बनाने में भी करते हैं। क्या करें हम, यदि इसके भीतर कोई क्या कर दे, एक नर्म लोहा डाल दें, इस कुंडली के भीतर क्या करें, एक कोई नर्म लोहा इसके अंदर हम डाल देंगे तो वो क्या होगा, एक चुंबक की तरह कार्य करने लगेगा। क्या करेगा, वो एक चुंबक की तरह कार्य करने लगेगा। और इस प्रकार से जो बना चुंबक होता है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक या वैद्युत चुंबक कहते हैं। तो इतना उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है। चलिए उसको समझ लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। इनके नियम के अनुसार यदि हम क्या करें, अपना जो बायां हाथ है उसकी 3 उंगलियों को उपयोग में लाना है। और वो तीनों उंगलियां हैं ये ऊपर की, ये पहला हो गया अंगूठा, दूसरा हो गया तर्जनी और तीसरा हो गया माध्यमा। इन्हीं तीनों उंगलियों को उपयोग में लाकर इन्होंने एक अपना नियम दिया था जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। इनके नियम के अनुसार क्या है कि यदि हम इन तीनों उंगलियों को क्या करें, इन तीनों उंगलियों को, ये और ये, इन तीनों उंगलियों को हम इस प्रकार से फैलाएं कि ये एक दूसरे के क्या हो जाए, लंबवत हो जाएं। यानी ये हमारा अंगूठा तो क्या है, इससे इस उंगली से देखेंगे तो ये क्या है, लंबवत है। और इसको यदि हम ऐसे घुमा दें, क्या करें, इस दिशा में, तो हम देखेंगे कि ये हमारा अंगूठा है, ये हमारी उंगली है, तो इसके बीच में क्या है, एक लंबवत है। तो इस प्रकार से अगर हम फैलाएं तो जो हमारा ये कौन सी उंगली होगी, ये तर्जनी उंगली, ये क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यदि हम तीनों हाथों, अपने बाएं हाथ की उंगली, तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं
कि वो एक दूसरे से क्या हो, लंबवत हो। तो जो हमारी तर्जनी उंगली होगी, ये वाली उंगली, ये वाली उंगली, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। और ये जो हमारी माध्यमा उंगली है, ये वाली, ये क्या करेगा, ये उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, यानी यदि विद्युत धारा इस दिशा में गति कर रहा है तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस दिशा में उत्पन्न होगा। तथा जो हमारा अंगूठा है, वो मान लीजिए हमारा हाथ क्या है, पूरा एक चालक है, तो जो हमारा अंगूठा है ये बताएगा कि जो इस पूरे चालक पर चुंबकीय बल लग रहा, आरोपित जितना भी बल लग रहा है उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण, वो हमारा ये अंगूठा बताएगा कि कितना बल लग रहा है। यही हमारा क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। एक बार फिर से आपको समझा दे रहे हैं कि जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, इसमें हम क्या करते हैं, अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियों को, पहला अंगूठा, दूसरा तर्जनी उंगली और तीसरा है माध्यमा उंगली, इन तीनों को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। ये क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हों। तो जो हमारी ये तर्जनी उंगली होगी, ये वाली उंगली, ये तर्जनी उंगली, ये वाली, ये क्या करेगी, उस चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। और ये जो हमारी माध्यमा उंगली है, ये वाली, ये क्या करेगा, उस चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को बताएगा। तथा ये जो हमारा अंगूठा है, ये क्या करेगा, उस पूरे चालक पर जो आरोपित बल है, उस विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उस पर क्या होगा, एक बल कार्य करेगा, चाहे वो आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का हो। तो जो हमारा अंगूठा है ये क्या करेगा, इस चालक पर जो भी आरोपित बल होता है उसकी दिशा को बताता है। यही हमारा क्या कहलाता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।